नमस्ते दोस्तों। कैंसर ट्रीटमेंट की जर्नी के दौरान मुझे रियलाइज़ हुआ कि दो वेल विशर्स मेरे साथ ऐसे भी थे जिनके बारे में शायद कभी मैंने सोचा भी नहीं था। मौका आया और बिना 1 मिनट की देरी किए वो दोनों रॉक सॉलिड मेरे साथ खड़े हो गए। पहली थी मेरी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी और दूसरे वो इंश्योरेंस एडवाइज़र जिन्होंने पिछले 15-16 साल से मेरी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को बिना ब्रेक के रिन्यू करने के लिए मुझे मोटिवेटेड रखा था। कैंसर जैसी बीमारी के डायग्नोसिस के बाद फाइनेंशियल स्ट्रेस बहुत बार बीमारी के स्ट्रेस से ज़्यादा बड़ा लगने लगता है। हॉस्पिटल चूज़ करना, डॉक्टर चूज़ करना सब बहुत इम्पोर्टेंट है, पर जब ट्रीटमेंट के बिल्स आने लगते हैं ना तो एक अलग ही रियलिटी चेक मिलता है। हर एडमिशन, हर कीमो सेशन, हर डिस्चार्ज, हर हफ्ते की दवाई, डायग्नोस्टिक टेस्ट्स सब एक लंबा फाइनेंशियल कमिटमेंट लगने लगते हैं और हमारी जैसी एक मिडिल क्लास फैमिली की पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग को ये सब कुछ बहुत बड़ा चैलेंज प्रोवाइड कर सकता है। हेल्थ इंश्योरेंस के मामले में मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसीलिए बिना किसी एडवाइज़र और बिना किसी इंश्योरेंस कंपनी का नाम लिए मैं सिर्फ और सिर्फ अनबायस्ड होकर अपने केस में अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। एक बात के लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि पिछले 15-16 साल से मेरी पॉलिसी के रिन्यूअल्स एक बहुत ही कॉम्पिटेंट और कमिटेड इंश्योरेंस एडवाइज़र हैंडल कर रहे हैं। रेगुलरली ईयर ऑन ईयर उन्होंने मुझे पॉलिसीज़ में आने वाले नए फीचर्स और राइडर्स के बारे में अपडेटेड रखा। जैसे जैसे मेरी एज बढ़ी उन्होंने मेरी कवरेज भी बढ़ाई। सच कहूँ तो बहुत बार मन में आता था कि हर साल इतना प्रीमियम भरता हूँ, किसी दिन ज़रूरत पड़ी तो क्या सपोर्ट मिलेगा। बहुत बार मैंने अपने एडवाइज़र से पूछा भी, हर बार उन्होंने कहा भगवान ना करे कभी आपको बीमार होकर हॉस्पिटल जाना पड़े, पर अगर कभी ये नौबत आई तो आपकी इंश्योरेंस कंपनी ही होगी जो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करेगी। एक बात और मैंने बार बार पूछी, हर साल आप मेरा प्रीमियम बढ़ा देते हो, कुछ नई कवरेज, कुछ नए राइडर्स, इससे मेरा खर्च ही तो बढ़ता है। तो उन्होंने बोला आपकी रिक्वायरमेंट और आपका भला सोचकर ही मैं हर साल एक प्रपोजल लेके आता हूँ। बढ़ती एज के साथ रिक्वायरमेंट्स बढ़ती हैं, कवरेज बढ़नी चाहिए। हर बार इतनी लंबी मेडिकल हिस्ट्री की शीट भी आप लेके आते हो। साल भर में चाहे मैंने कोई क्लेम लिया या नहीं लिया, मैं एडमिट हुआ या नहीं हुआ, हर छोटी से छोटी चीज़, छोटी से छोटी दवाई आप बार बार नोट करते हो। तो वो जवाब देते हैं कि आपकी मेडिकल हिस्ट्री और कम्युनिकेशन जितनी क्लियरली आपकी इंश्योरेंस कंपनी के पास होगी, किसी दिन अगर क्लेम आया तो डिफ़िकल्टी उतनी ही कम होगी। कहते हैं ना, जिसका काम उसी को साजे। साल दर साल बस मैंने ट्रस्ट बनाए रखा। आज जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो रियलाइज़ होता है कि वो डिसीजंस कितने इम्पोर्टेंट थे। ट्रीटमेंट शुरू होने से आज 1 साल कंप्लीट होने तक मुझे लगभग हर बार एक स्मूथ एक्सपीरियंस ही मिला है। कैशलेस एडमिशंस और डिस्चार्जेस, इसके लिए मैं इंश्योरेंस कंपनी, अपने एडवाइज़र और हॉस्पिटल के टीपीएस स्टाफ को बहुत अप्रिशिएट भी करता हूँ। डायग्नोस्टिक टेस्ट्स, दवाइयों के रीइंबर्समेंट के क्लेम्स सब बहुत स्मूथली हैंडल हुए। सारी डॉक्यूमेंटेशन एडवाइज़र ने हैंडल करी। मेरे एडवाइज़र ने एक बात मुझे बार बार बोली थी, आपकी पॉलिसी में कॉन्टिन्यूटी जितनी लंबी होगी और मेडिकल हिस्ट्री जितनी क्लियरली डिक्लेयर्ड होगी, क्लेम्स के टाइम पे प्रॉब्लम उतनी कम होती है। आज सोचता हूँ तो यंग एज से हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को कॉन्टिन्यूसली मेंटेन रखना एक बहुत समझदारी वाला डिसीजन नज़र आता है। यहाँ एक बात मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगा, हेल्थ इंश्योरेंस होने का मतलब ये नहीं है कि ट्रीटमेंट के दौरान हम एकदम केयर फ्री हो जाएं। हर पॉलिसी की एक लिमिट होती है। खर्चा समझदारी से करेंगे तो ट्रीटमेंट लंबे समय तक चल सकता है। आने वाले किसी एडवांस ट्रीटमेंट के लिए भी फाइनेंशियल स्पेस हम बचा सकते हैं।
अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को मैंने ऐसे ट्रीट किया जैसे ये पैसे मेरे ही जेब से जा रहे थे। हर स्टेप पर सेविंग करने की कोशिश की। कैसे? आइए बताता हूँ। ऐसे डायग्नोसिस की बारी थी, मैंने हॉस्पिटल में एडमिट होना चूज़ नहीं किया। लगभग सभी डायग्नोस्टिक टेस्ट्स डॉक्टर से डिस्कस करके हॉस्पिटल के बाहर करवाए। बाहर की लैब्स में भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिस्काउंट नेगोशिएट किया। कई बार तो सेविंग्स 50% से ज़्यादा हुई। प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन को डॉक्टर के साथ डिस्कस करके मैंने जेनेरिक ऑल्टरनेटिव्स चूज़ किए। रेगुलरली हर हफ्ते इस पे बहुत पैसा बचता है। हर कीमो सेशन से पहले एडमिट होने के लिए मैं डॉक्टर से स्टे की ड्यूरेशन ज़रूर डिस्कस करता हूँ और रूम कैटेगरी उसी हिसाब से चूज़ करता हूँ। खर्चे का एक मेजर कंपोनेंट होता है आपका रूम का रेंट। जितनी हायर कैटेगरी का रूम चूज़ करेंगे हॉस्पिटल में, बाकी सब खर्चे उतने ही ज़्यादा होते चले जाएंगे। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना रूम कैटेगरी को चूज़ करना बहुत समझदारी भरा डिसीजन होता है। स्टार्टिंग में जब कीमो के साइड इफ़ेक्ट्स कम थे तो मैं यूजुअली अपना सेशन डे केयर में ही करवा लेता था। इसमें बेड की जगह आपको रिक्लाइनर मिलता है, बट स्टे की कॉस्टिंग काफ़ी कम होती है। आज 1 साल के बाद जब थोड़ा फटीग बढ़ गया है, थोड़े साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं, तब मैं सेमी प्राइवेट या प्राइवेट कैटेगरी का रूम चूज़ करता हूँ। इसके ऊपर डीलक्स, सुपर डीलक्स, स्वीट रूम्स, बहुत सारी कैटेगरीज अवेलेबल है, बट रिक्वायरमेंट के हिसाब से चलना ही समझदारी है। मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं जहां शुरू से ही लोगों ने हाईएस्ट कैटेगरी के रूम चूज़ किए और उनकी पॉलिसीज बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो गई। अभी तक के पूरे ट्रीटमेंट में मुझे 2 बहुत इंपॉर्टेंट बातें समझ में आई हैं। पहली कि आज की डेट में हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उससे भी कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पॉलिसी का सही से मैनेज होना। पॉलिसी को मैनेज करने के लिए आपका रोल और आपके इंश्योरेंस एडवाइज़र का रोल बहुत क्रिटिकल होता है। यकीन मानिए, जब आप कैंसर के ट्रीटमेंट से डील कर रहे होते हैं ना, तो आप में इतनी एनर्जी नहीं होती कि आप सारे प्रोसेसेस को खुद से डिटेल में समझ पाएँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर करिएगा। अगली वीडियो में कीमोथेरेपी के साथ अपने एक्सपीरियंसेस अभी तक के आपसे शेयर करूँगा।